नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 12वें अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने अपनी गत वीडियो के माध्यम से किया। यदि आप वह हिंदी अनुवाद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस 12वें अध्याय के अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य करवाए जाने से पूर्व आप ही के इसी अध्याय के अंत में जहां शब्द अर्थ खत्म होते हैं और अभ्यास कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है जिस पर चर्चा कर लेना आवश्यक है, जिससे आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से बना पाएंगे। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। उच्चै पठन्तु अवगच्छन्तु च, ऊंचे स्वर में पढ़िए और इसका अनुसरण करें। लंग लकारः, ये पहले भी आपको मैंने बताया, फिर से हम इसको दोहरान कर लेते हैं। इसका लंग लकार किसके लिए प्रयुक्त होता है? भूतकाल का अर्थ बताने के लिए प्रयुक्त होता है। एक अध्याय के अभ्यास कार्य में हमने इस लकार पर बात की थी और हमने यह जाना था कि जिस प्रकार से लंग लकार का स्वरूप भूतकाल के अर्थ को दर्शाता है, ठीक वैसे ही किसी भी धातु पद अर्थात क्रियापद में तव तु प्रत्यय लगाने से, अर्थात जिससे जैसे हमने बनाया था पठितवान पठितवती, तो यह भी भूतकाल के अर्थ पर चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार लंग लकार का जो स्वरूप होता है वह भी भूतकाल को दर्शाता है। भूतकाले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, भूतकाल में यानी पास्ट टेंस जिसकी आप बात करते हैं, अतीत के समय के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। यहाँ पे पठ धातु परस्मय पद की दे रखी है, इस पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। ठीक है, तो ये परस्मय पद की धातु है इस समय, और इसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का स्वरूप यहाँ दिया है, जिसमें अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से आप इस स्वरूप को याद करेंगे। जब आप इसको देखेंगे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, जैसे प्रथम पुरुष जो है उसकी पंक्ति में तीनों में हलंत लगा है, मध्यम पुरुष की पंक्ति में प्रथम अर्थात एक वचन में विसर्ग लगी है, द्विवचन में हलंत है और बहुवचन में कुछ भी नहीं है। और रही बात उत्तम पुरुष की, तो यहाँ प्रथम एक वचन में जो है हलंत है और बाकी दो में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये भी आपको याद रखते हुए चलना है, तभी आप इसका उत्तर बहुत आसानी से और बहुत इजीली दे पाएंगे। तो ये पठ धातु का परस्मय पद का स्वरूप है। यहाँ पे जैसे वाक्यों में प्रयोग करना भी इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझा रखा है। वयम वाक्येषु लंग लकारस्य प्रयोगम पठामः, हम वाक्यों में लंग लकार का प्रयोग पढ़ते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों के तीनों ही वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के सभी उदाहरण यहाँ दिए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बालकः पाठम अपठत, बालक ने पाठ पढ़ा। अब यहाँ पे बालक क्या है? बालक यहाँ पे आपके अनुसार कहूं तो वो थर्ड पर्सन होगा। और हमने बात की थी, मैंने आपको सिखाया था कि संस्कृत में जब आप करने लगे तो प्रथम आप जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको संस्कृत में क्या करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देना है, यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इस तरह से जब आप डालेंगे अपठत, मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन था, तो यहाँ बालक में क्या लग गया? बालक में इस समय ये दोनों एक साथ देखते हैं हम, बालक के साथ अपठत अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन लग गया। वहीं अगर बालक दो बालकों की बात होती, जैसा कि एग्जाम्पल अगला आप देखें, बालको पाठम अपठताम, तो दो बालकों की बात है, बालकः बालकौ बालकः, यही होता है जैसे राम के स्वरूप कि रामः रामौ रामः, वैसे ही हो जाएगा बालकः बालकौ बालकः। तो बालकौ अर्थात दो बालकों की बात हो रही है कि दो बालकों ने पाठ पढ़ा। तो यहाँ जब दो बालकों की बात हुई तो ये क्या हुआ? थर्ड पर्सन का द्विवचन हो गया, यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन हमें प्रयुक्त करना है। तो यहाँ क्या था? अपठताम, तो यहाँ क्या ले लिया? अपठताम। अब ऐसे ही बहुवचन का स्वरूप जब लेंगे तो हम प्रथम पुरुष के बहुवचन को यहाँ उठा लेंगे। अब ठीक आगे यही क्रिया को दोहराना है, जैसे मध्यम पुरुष में हमने बात की थी किसकी? सेकंड पर्सन की। अगर आप यहाँ पे उसी सीक्वेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो सेकंड पर्सन में हम किसकी बात करते हैं? यू की, अर्थात तुम की, है ना? तो त्वम पाठम अपठः, तुमने पाठ पढ़ा। तो तुम की बात हुई, मध्यम पुरुष की बात हुई अर्थात सेकंड पर्सन की बात हुई, तो हमने प्रथम पुरुष का एक वचन ले लिया। फिर अगर हम कहें तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, तो हम क्या कहेंगे? युवाम पाठम अपठतम। त्वम के अगर रूप चलाते हैं तो कैसे चलते हैं? त्वम युवाम यूयम,
त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, और यूयम अर्थात तुम सब। तो युवाम पाठम अपठतम, यहाँ पे आ गया मध्यम पुरुष का द्विवचन, और यहाँ आ जाएगा मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम के साथ, क्योंकि तुम सब ने पाठ पढ़ा। फिर अगर मैं कहूं कि मैंने पाठ पढ़ा, तो अहम पाठम अपठम, अहम पाठम अपठम। अहम मैंने पहले भी समझाया कि अहम मैं, हम इसको याद कैसे रखेंगे, मैं हमेशा उत्तम। आप अपने लिए भी बात करें तो मैं हमेशा उत्तम, मैं हमेशा उत्तम याद रखोगे, तो मैं वाली जो पंक्ति होगी, यानी मैं, हम दोनों, हम सब, जिसमें हम खुद को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगी, उत्तम पुरुष में। चाहे तो आप ऐसे याद कर लें, चाहे आप इंग्लिश में जिस हिसाब से याद करते हैं कि मैं के लिए यानी आई के लिए फर्स्ट पर्सन के रूप में याद करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लगाया तो फर्स्ट पर्सन किस पे आया, उत्तम पुरुष में आया। तो अहम पाठम अपठम, ठीक है। फिर हम दोनों ने पाठ पढ़ा, आवाम पाठम अपठम, हम सब ने पाठ पढ़ा तो वयम पाठम अपठम। इस प्रकार से आप इसको प्रयुक्त कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। राजस्थानस्य वीरांगनासु का सुविख्यातः, राजस्थान की वीरांगनाओं में अर्थात वीर नारियों में कौन प्रसिद्ध है, तो पन्नाधाय के विषय में हमने पढ़ा, तो हम उत्तर क्या लिख देंगे, पन्नाधाया। उदय सिंह कस्य पुत्र, उदय सिंह किसका पुत्र था, महाराजा संग्राम सिंह का, तो महाराणा संग्राम सिंह से। इस प्रकार आप उत्तर देंगे। बनवीर कम मारयितुम कुतंत्रम अरचयत, बनवीर ने किसे मारने के लिए कुतंत्र अर्थात षड्यंत्र रचा, किसे मारने के लिए रचा था, उदय सिंह को, ठीक है। तो यहाँ आप उत्तर देंगे उदय सिंह। कालांतरे कह मेवाड़ से राजा अभवत, कालांतरे यानी कुछ समय बाद कौन मेवाड़ के राजा हुए, तो कौन हुए थे, उदय सिंह। अब आप एक चीज यहाँ पे अगर आपके कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि मैडम उत्तर तो दोनों सेम है, लेकिन एक में हमने लिखा उदय सिंह, एक में हमने लिखा उदय सिंह। मैंने आपको पूर्व में भी समझाया था, पहला इसका आप यहां से भी हिंट ले सकते हैं कि बनवीर ने किसे मारा, किसे के लिए यहाँ पे कम, इस प्रकार से प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कम, तो हमने उत्तर किस स्वरूप में दिया, उदय सिंह, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कह अर्थात कौन, तो कह उदय सिंह, चाहे तो आप ऐसे याद रख ले, लेकिन एक्चुअल इसका लॉजिक क्या है कि बनवीर ने किसे मारा। अब क्रिया तो कौन कर रहा है, बनवीर, करता तो वो गया, तो ये क्या है, कर्म, कर्म के स्थान पर जो उत्तर देना है हमने कि उदय सिंह को मारा, मारने के लिए षड्यंत्र रचा, तो उदय सिंह कर्म का स्वरूप है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे उदय सिंह में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उदय सिंह के रूप किसकी तरह चलेंगे, राम की तरह, तो राम की द्वितीय विभक्ति एक वचन रामम, तो यहाँ आ जाएगा उदय सिंह, ठीक है। और यहाँ पे जब बात करें कि कुछ समय बाद मेवाड़ के राजा कौन हुए, तो उदय सिंह खुद कर्ता के स्वरूप में है, और कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, तो प्रथम विभक्ति राम की एक वचन रामः, तो यहाँ आ गया उदय सिंह। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप ऐसे याद कर लें, ये प्रश्न कह में है तो उत्तर उदय सिंह में दे दिया, प्रश्न कम में है तो उत्तर उदय सिंह में दे दिया, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, वरना आपको इसके पीछे का जो तथ्य है वो मैंने आपको बता दिया है। पन्नाधायायाः निर्णयः कीदृशः आसीत्, पन्नाधाय का निर्णय कैसा था, पन्नाधाय का निर्णय अकल्पनीय था, यानी हमारी सोच के विपरीत था, तो उत्तर क्या है, अकल्पनीय, ठीक है। महाराणा प्रतापः केषां हृदय चिरं स्थानं प्राप्नोत्, महाराणा प्रताप ने किन के हृदय में चिर समय तक जो है स्थान प्राप्त किया, तो भारतीयों के हृदय में, तो उत्तर आ जाएगा भारतीय नाम। तत्पश्चात प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है पन्नाधाया कस्य अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति, पन्नाधाय किसका अद्वितीय उदाहरण है, तो पन्नाधाय किसका अद्वितीय उदाहरण थी, साहस, शौर्य, त्याग और निष्ठा का। तो आप इसका उत्तर कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ से वो अंडरलाइन हटा दिया ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। आप उत्तर बनाएंगे इस कस्य के स्थान पर, ये कस्य शब्द यहाँ से हटा लें, कस्य के स्थान पर आप लिख देंगे साहसस्य, शौर्यस्य, त्यागस्य, निष्ठाया च, और उत्तर कैसे बनाएंगे, पन्नाधाया साहसस्य, शौर्यस्य, त्यागस्य, निष्ठाया च अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति, इस प्रकार से। और ये प्रश्न सूचक जो चिन्ह है इसको हटाकर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर प्रश्न है महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रौ कौ आसताम, महाराणा संग्राम सिंह के दो पुत्र कौन थे, यहाँ पुत्रौ की बात हुई, दो पुत्रों, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग हुआ है पुत्र शब्द ने, ठीक है। तो दो पुत्र थे कौन, विक्रमादित्य, उदय सिंह च, तो हम उत्तर कैसे बनाएंगे, ये कौ के स्थान पर आप यह
दोनों नाम लिख देंगे और उत्तर बनाएंगे। महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रौ विक्रमादित्यः उदय सिंह च आस्ताम, इस प्रकार से। फिर हमारे पास प्रश्न है, दुष्ट बुद्धि बनवीरः किम अचिंत्यत। दुष्ट बुद्धि बनवीर ने क्या सोचा? दुष्ट बुद्धि बनवीर ने सोचा था कि मैं ही इस राज्य का जो है अकेला शासक हो जाऊं, मैं ही अकेला इसका उत्तराधिकारी हो जाऊं, तो उसने उदय सिंह को मारने के लिए कुतंत्र रचा। यहां से आप इसका उत्तर लेंगे, दुष्ट बुद्धि ही अचिंत्यत यत् अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। यानी कि मैं एक ही उत्तराधिकारी हो जाऊं, कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी न हो। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तत्पश्चात हमारे पास प्रश्न है, बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाया किम अकरोत्। बनवीर के कुतंत्र को यानी षड्यंत्र को ज्ञात्वा अर्थात जानकर पन्नाधाय ने क्या किया? तो पन्नाधाय जब यह जान चुकी थी कि बनवीर क्या करने वाला है, तो उसने क्या किया था? उसने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था, जिससे कि वह उदय सिंह को बचा सके। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लेंगे। आप उत्तर बनाएंगे जहां पे प्रश्न में प्रथम जो कुछ शब्द हैं वहां से आप उठाएंगे कि बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा, बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाया उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती। ठीक है, यहां तक आप इसका उत्तर बनाएंगे कि उसने उस कुतंत्र को जानकर पन्नाधाय ने उदय सिंह के शयन के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। फिर प्रश्न है, आ चंद्रार्कम किम तिष्ठति, अर्थात सूर्य चांद के रहने तक क्या रहेगा। तो हमने ये इसके विषय में किस प्रकार से पढ़ा था, ये देखें। यहां से हम इसका उत्तर लेंगे, पन्नाधायाः त्यागः शौर्यं च जगति आ चंद्रार्कम तिष्ठति। यानी सूर्य चंद्रमा के रहने तक पन्नाधाय के त्याग और शौर्य जो है जगत में रहेगा, संसार में रहेगा। तत्पश्चात प्रश्न है, पन्नाधायाः बलिदानम किम शिक्षति, पन्नाधाय का बलिदान क्या शिक्षा देता है। तो हमने इसके विषय में पाठ में क्या पढ़ा था, ये देखें। पन्नाधायाः बलिदानम सर्वान् शौर्यं राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानम विवेकम च शिक्षति, कि पन्नाधाय का बलिदान सभी को शौर्य अर्थात वीरता, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, बलिदान और विवेक अर्थात बुद्धि की शिक्षा देता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। तत्पश्चात हमारा अभ्यास प्रश्न है, उदाहरणानुसारम उचितये पदये रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति हमने अभी अभ्यास कार्य करने से पूर्व समझा था, हमें लंग लकार का स्वरूप दिया गया था, तो उसी के आधार पर हमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। कैसे, आइए देखें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की संख्या जो है पंक्तियां दी हुई हैं। अमिलत, अमिलताम, अमिलन, यह इन्होंने एक उदाहरण स्वरूप दिया। अब आगामी पंक्ति में अवदतम दिया हुआ है। पहले हमें यह पहचान करनी होगी कि अवदतम किस पंक्ति से लिया गया है। तो जब आपको रूप याद अगर हो गया है तो आप यहाँ देखते ही समझ पाएंगे कि ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। जब ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, मध्यम पुरुष का प्रथम एक वचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो ये हो जाएगा अवदह, अवदत। ठीक है, फिर हमें अखादह दे रखा है अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन दे रखा है, तो हम बना देंगे अखादतम, अखादत। फिर हमें यहाँ पे अलिखन दे रखा है अर्थात प्रथम पुरुष का बहुवचन दे रखा है, तो हम बनाएंगे अलिखत, अलिखताम। तत्पश्चात हमें अरक्षा अर्थात उत्तम पुरुष का द्विवचन दे रखा है, तो हम बनाएंगे अरक्षम, अरक्षाम। फिर हमें यहाँ पे अपीबत दे रखा है। अपीबत किस में आएगा, मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो हम बनाएंगे अपीबह, अपीबतम। तत्पश्चात अपृच्छम दे रखा है अर्थात उत्तम पुरुष का एक वचन, तो हम बनाएंगे अपृच्छाव, अपृच्छाम। फिर हमें अमार्यताम अर्थात प्रथम पुरुष का द्विवचन दे रखा है, तो हम बनाएंगे अमार्यत, अमार्यन। फिर हमें अभवम उत्तम पुरुष का बहुवचन दिया है, तो हम बनाएंगे अभवम, अभवाव। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी पुस्तक में इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इन्हें याद करने का प्रयत्न करें, इन्हें समझने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात हमारे समक्ष प्रश्न है, वाक्यानि पठित्वा उदाहरणानुसारम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वाक्य के को पढ़कर उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करना है। यानी वचन परिवर्तन से मतलब कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार से हमें बदलना है। अब यहाँ पे अगर हम प्रश्न देखेंगे तो हमें लगभग एक वचन के सभी दिए हुए हैं, तो हमें द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। पहले उदाहरण देख लेते हैं। तो सह शालाम अगच्छत, सह शालाम अगच्छत अर्थात वह शाला में गया, शाला या
विद्यालय या पाठशाला कह सकते हैं आप, कि वह शाला में गया। तो अब हम जब एक वचन से द्विवचन में लेके जाएंगे तो पहली बात, कर्ता भी परिवर्तित होगा, कर्ता भी तो द्विवचन में लेके जाना पड़ेगा, और जब कर्ता द्विवचन में जाएगा तो क्रिया का स्वरूप भी द्विवचन में चला जाएगा, कर्म अपने स्थान पर रहेगा, यानी बीच में यदि शालाम या इस प्रकार से कोई भी कर्म दे रखा है तो वो अपने स्थान पर ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो सह का द्विवचन क्या हो जाएगा, सह तौ ते, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तौ। फिर अगच्छत, इसको द्विवचन में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, अगच्छताम। ठीक है, तो ये बन जाएगा तौ शालाम अगच्छताम। तत्पश्चात इसी को बहुवचन में जब बनाएंगे तो सह तौ ते अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, इस प्रकार से। फिर हमें दे रखा है बालिका पद्यम अलिखत। अब बालिका भी एक वचन है, तो बालिका, बालिके, बालिकाहा। तो आपको यहाँ पे दो प्रकार के रूप याद होना आवश्यक है, एक शब्द रूप और दूसरा धातु रूप। दोनों याद होंगे तभी आप स्वयं से इसको बना पाएंगे, समझ पाएंगे। पर ध्यान ये रखना है कि सिर्फ इसको नहीं बदलना, एक वचन द्विवचन बहुवचन में कर्ता भी बदलेगा, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। कर्ता अगर एक वचन का होगा, क्रिया बहुवचन की बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें कर्ता भी बहुवचन का बनाना पड़ेगा, तभी क्रिया बहुवचन की वहां पर उचित वाक्यों का निर्माण करेगी। ठीक, तो बालिका पद्यम अलिखत, तो बालिके पद्यम अलिखताम, बालिका पद्यम अलिखन, इस प्रकार से बन जाएगा। ये अभी प्रथम पुरुष की चल रहे हैं ना, शिक्षकः अवदत्, तो शिक्षकौ अवदताम, शिक्षकः अवदन्। फिर सा चित्रम अपश्यत। अब ये सा आ गया, जैसे यहाँ पे सह था, सह का अर्थ भी वह, ठीक है, सा का अर्थ भी वह, लेकिन अंतर क्या है, ये पुल्लिंग स्वरूप था और ये स्त्रीलिंग स्वरूप है। ठीक है, तो पुल्लिंग में सह तौ ते और स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा ते तह, इस प्रकार से। और पीछे वही अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। बीच में जो चित्रम कर्म के रूप में दे रखा है वो जस का तस रहेगा। फिर देखिए अब त्वम अक्रीडः, त्वम क्या हो गया, पहली बात तो ये आ गया, अब मध्यम पुरुष की पंक्ति आ गई। चाहे तो आप यहाँ त्वम से पहचान करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन की बात हो रही है, और जब सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो मध्यम पुरुष की बात हो रही है। या आप अक्रीडः देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं, यदि आपको लंग लकार का स्वरूप याद है तो आप पहचान जाएंगे कि अक्रीडः विसर्ग एक ही स्थान पर आई थी इस पूरे लंग लकार में, तो वो थी मध्यम पुरुष का एक वचन। तो त्वम अक्रीडः, त्वम क्या, अब आप पहले रूप बनाएंगे द्विवचन बहुवचन में, तो त्वम युवाम यूयम, इस प्रकार से। फिर अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडत, इस प्रकार से आप इसको बना देंगे। त्वम जलम अनय, अब त्वम आ गया फिर से, यानी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो त्वम किस, त्वम युवाम यूयम अनयः अनयतम अनयत, इस प्रकार से बन जाएगा। अहम मंदिरम अगच्छम, अहम आ गया। अब ये देखिए, अहम का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हम संस्कृत में किस आधार पे बात करते हैं, उत्तम पुरुष के आधार पे, तो ये उत्तम पुरुष से लिया जाएगा। अब अहम है तो उत्तम पुरुष का एक वचन क्या आया, अगच्छम। अब अहम का पहले तो स्वरूप चेंज करेंगे, अहम आवाम वयम, इस प्रकार से। फिर अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, ठीक है। तत्पश्चात है अहम मधुरम अखादम, तो वही बात अहम के स्थान पर हो जाएगा, अहम आवाम वयम, और फिर होगा अखादम अखादाव अखादाम, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तत्पश्चात आप इसको अपनी पुस्तक में उतारते हुए इन्हें याद करने और समझने का प्रयत्न करें। हम चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। आगामी प्रश्न आपके दिया है, उदाहरणानुसारम रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों को आश्रय बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः, महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज। तो अब महाराणा संग्राम सिंह शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो हम क्या बनाएंगे, किसके भाई पृथ्वीराज, तो किसके के लिए क्या आ जाएगा, कस्य। फिर है सह अचिंत्यत, उसने सोचा, सह के किसने सोचा, सह के स्थान पर आ गया कह अचिंत्यत, किसने सोचा। शयन स्थाने चंदनम शायित्वती, शयन स्थाने कुत्र, किस स्थान पर, मतलब यहाँ आ गया कि सोने के स्थान पर चंदन को सुलाया, कहाँ चंदन को सुलाया, तो कहाँ के लिए हम लगा देंगे कुत्र, कुत्र चंदनम शायित्वती। तत्पश्चात है राष्ट्रहितम श्रेष्ठम, अर्थात राष्ट्रहित श्रेष्ठ है, तो क्या श्रेष्ठ है, यहाँ क्या आ जाएगा, किम श्रेष्ठम। बनवीरः चंदनम अमार्यत, बनवीर ने चंदन को मारा, बनवीर ने किसको मारा, कम अमार्यत। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा,
कम का यहाँ मकार पूरा लिखा है, क्यों लिखा है ये आप अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय पर हैं और मैं ये बहुत बार समझा के आ चुकी हूँ। मुझे लगता है अब आपको ये याद हो चुका होना चाहिए, तो आप तुरंत से कमेंट बॉक्स में लिखें कि कम का मकार पूरा क्यों लिखा है, अनुस्वार क्यों नहीं लगाया। ठीक है। तस्यः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्, उसका निर्णय अकल्पनीय था। किसका निर्णय अकल्पनीय था, तो क्या आ जाएगा, कस्यः। ऊपर भी कस्य किया था लेकिन वो पुल्लिंग स्वरूप था, ये स्त्रीलिंग स्वरूप है, इसलिए इसमें अंतर है। और आप जब अपने पुस्तक में ही शब्द रूप करेंगे तो उसमें किम अर्थात क्या के लिए जो सर्वनाम शब्द रूप है उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों स्वरूप दे रखे हैं। आप जब उसमें से भी पहचान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है उदय सिंह मेवाड़ से राजा अवधत, उदय सिंह मेवाड़ के राजा हुए। कौन मेवाड़ के राजा हुए, तो कहा। फिर मम प्रतिस्पर्धी न स्यात्, मेरा प्रतिस्पर्धी नहीं, किसका प्रतिस्पर्धी ना हो, तो कस्य। इस प्रकार से इसका आप बना देंगे। तत्पश्चात आपके प्रश्न है उदाहरणानुसारम अध प्रदत्तानाम पदानाम संधिम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों में संधि करिए। अब आपको अगर ध्यान हो तो एक अध्याय के अभ्यास कार्य में हम पहले भी संधि करके आ चुके हैं, किंतु उस समय हमने संधि की थी गुण संधि, यदि आपको ध्यान हो तो। ठीक है। और इसके अनुसार पहले देखते हैं यहाँ कौन सी संधि आपको समझानी है, तत्पश्चात समझाते हैं। अब पहले एग्जाम्पल देखिए, विद्याधन अभ्यासः। ठीक है, विद्याधन अभ्यासः, और पूरा इसका स्वरूप क्या बना, विद्याभ्यासः। अर्थात यहाँ पे जब आप देखेंगे अंत में क्या है, आ, और यहाँ क्या है, अ, दोनों मिलकर एक आ का आदेश हुआ तो ये बन गया विद्याभ्यासः। अब यहाँ पर संधि है दीर्घ संधि, तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के नियम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसके बाकी जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दीर्घ संधि का स्वरूप कहता है अ, या मैं इसको एक बार सिंपल में अगर आपको बताऊं तो दीर्घ संधि का स्वरूप कहता है सवर्णों का मेल होने पर, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सवर्णों का परस्पर मेल होने पर, परस्पर मेल होने पर दीर्घ, एक दीर्घ आदेश हो जाता है, होने पर एक दीर्घ आदेश हो जाता है। अब इस परिभाषा का क्या अर्थ है उसको देखते हैं। दीर्घ आदेश हो जाता है, ये किसकी परिभाषा बता रही हूं मैं आपको, दीर्घ संधि की। किसकी परिभाषा हम कर रहे हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि का यह पारिभाषिक शब्दावली है। अब देखते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार हमारे पास नियम क्या निकल के आता है। नियम होता है अ या आ के पश्चात अ या आ ही आ जाए तो हमें एक दीर्घ आदेश देना है, दोनों के स्थान पर वो होगा आ। ठीक है। अब अ या आ के बाद अ या आ आने से तात्पर्य है चार कंडीशन बनेंगी इसमें, चारों पे एक बार थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। एक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ई और ऊ इनको भी आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आइए देखें। हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अ प्लस अ आ जाए, या अ प्लस आ जाए, या आ प्लस अ आ जाए, और या आ प्लस आ जाए। इन चारों ही कंडीशन में एक दीर्घ आदेश होगा, वो है आ, इसमें भी आ, इसमें भी आ और इसमें भी आ। यानी ये कंडीशन आ जाए तब भी आ का आदेश, ये कंडीशन आए तब भी आ, ये कंडीशन आए तब भी आ, और ये कंडीशन आए तब भी आ का ही आदेश होगा। तो चार कंडीशन समझ में आ गई आपको कि अ या आ के बाद अ या आ आने से दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हमें करना है। ठीक यही कंडीशन दीर्घ संधि में होती है ई के साथ। ई या ई के पश्चात ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई का आदेश हो जाता है। तो इसकी भी सेम इसी तरह से चार कंडीशन बनेंगी। फिर यहीं पे एक और बात कर लेते हैं, ऊ या ऊ के पश्चात ऊ अथवा ऊ आने पर दीर्घ ऊ का आदेश हो जाता है। ठीक है। फिलहाल दीर्घ संधि में आप इन तीनों को समझें, यहाँ पे जो आपके उदाहरण दे रखे हैं इन्हीं से आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो इसमें जिस प्रकार से चार स्थितियां बनी है, ठीक इसमें भी उसी प्रकार चार स्थितियां बनेंगी और इसमें भी उसी प्रकार से चार स्थितियां बनेंगी। कहने का मतलब हमें दीर्घ आदेश करना है, तो जिसमें दीर्घ आदेश होता है इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, दीर्घ संधि। ठीक है। तो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, आ था, और यहाँ क्या था,
अ था। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही थी? ये कंडीशन अप्लाई हो रही थी और उत्तर क्या हमने देना था? एक उसमें आ आदेश करना था। दोनों को मिला करके एक आ का जब आदेश किया तो ये पूरा बन गया विद्याभ्यासः। ठीक है। अब देखिए, जैसे अगला हम करने का प्रयास करते हैं। पहले आपको एक दो समझा देती हूँ, फिर आप खुद करने लगेंगे तो आपको इजी लगेगा। मम प्लस अपि, मम धन अपि। मम के अंत में क्या है? पहले इसको थोड़ा सा विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको कहा कि तोड़ तोड़ के जब आप करोगे तो आपके लिए उसका नियम लगाना भी इजी हो जाएगा और उत्तर भी बिल्कुल सटीक आएगा। तोड़ने का प्रयास कैसे करेंगे? जैसे अब मम के इस दूसरे म से अ निकाल दो और इसको मकार कर दो एक बार। यहां से क्या निकाल दिया? अ अलग निकाल दिया। इस अ को भी अलग लिख लेते हैं और पीछे का पी अलग पड़ा रहने देते हैं। अब कुल मिला के बात यह कि इसको और इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो जस के तस पड़े रहने दो। और हमें क्या करना है? इन दोनों के स्थान पर आ का आदेश करना है। ठीक है। जब इन दोनों के स्थान पर आ का आदेश करेंगे, अब ये दोनों तो कट गए, आ गया क्या? आ। अब म लिख दिया, फिर मकार है, मकार के बाद क्या स्वर आ गया? आ स्वर आ गया, तो हमने माँ लिख दिया और पीछे क्या बचा? पी। तो हमारे पास उत्तर क्या निकल के आएगा? ममापी। इस प्रकार से आप इसका उत्तर बनाएंगे। ठीक यही काम आप इसमें करेंगे। अब इसमें आ और अ मिलकर के एक जैसे विद्याभ्यास में हुआ था वैसे इसमें हो जाएगा, तो उत्तर क्या बनेगा? विद्यार्थी। फिर है सह अनुभूति। अब इसमें अ है, इसमें भी अ, लेकिन हमें अ और अ में भी आ का ही आदेश करना है, तो ये सह धन अनुभूति ही भी क्या हो जाएगा? सहानुभूति ही। ठीक है। आप इसको खुद रफ नोटबुक साथ में लेके बैठे, इनको करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रॉपर तो आप इनको करके देखें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको और समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको विच्छेद करते हुए समझाने का प्रयत्न किया है। फिर है कवि धन इंद्र। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ई, छोटी ई है यानी ह्रस्व ई, और यहाँ भी क्या है? ई। और हमें दोनों के स्थान पर क्या करना है? दीर्घ ई का आदेश करना है, तो यहाँ क्या बन गया? कविंद्र, यानी दीर्घ ई का आदेश कर देंगे। ठीक है। यही स्थिति इसमें है गिरि धन ईश। इसमें पहले ह्रस्व दे रखा है, फिर दीर्घ दे रखा है, दोनों को मिला करके एक दीर्घ आदेश देना, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? गिरीश। फिर है वेद धन अलंकार। ये सेम ऊपर वाली स्थिति थी कि अ और अ मिलकर के आ बनाना है, तो वेदालंकार। फिर दैत्य धन अरि, ये भी अ और अ मिलकर के आ बनाना है, तो दैत्यारि ही। और ऊ से एक ही उदाहरण आपके इस समय दे रखा है, सुप्ल धन उक्ति, उक्ति ही। तो यहाँ पे ह्रस्व ऊ है, ये भी ह्रस्व ऊ है, दोनों के स्थान पर हमें आदेश क्या करना है? दीर्घ ऊ का आदेश करना है, तो हम उत्तर क्या बना देंगे? सुक्ति ही। इस प्रकार से आप इन उत्तर को एक बार के लिए अपने पुस्तक में लिख लीजिए। और पहली बात तो ना लिखें सीधा, आप पहले रफ नोटबुक लेके बैठे, खुद करने का प्रयास करें, फिर मिलान करें कि आपके सही हुए अथवा नहीं हुए, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आपको कितना यह जो है प्रकरण समझ में आया। फिर प्रश्न है उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानि वाक्यानि वर्तमान काले लट लकारे परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल अर्थात लट लकार में बदलना है। ठीक है, परिवर्तन करो लट लकार में। तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है स्वरूप, वो लंग लकार में अर्थात भूतकाल में दे रखा है, और हमें बदलना है लट लकार में अर्थात वर्तमान काल में। तो पन्नाधाया राज्यम अरक्षत, पन्नाधाय ने राज्य की रक्षा की, पन्नाधाय राज्य की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से अब आप चाहें तो यहां से अनुमान लगा लें कि पन्नाधाय है तो प्रथम पुरुष का एक वचन लिया होगा इसमें, तो हम प्रथम पुरुष का एक वचन रक्ष धातु का लट लकार में कैसे बनाएंगे? लट लकार पहले आपको याद होना चाहिए, पठती पठत पठंती, पठ से पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। फिर आप यहाँ पे इजीली बना पाएंगे, जैसे पठती बना तो यहाँ क्या बन गया? रक्षती। ठीक है। फिर मैं ये कह रही थी कि या तो यहाँ से अनुमान लगा लें कि प्रथम पुरुष एक वचन है, और या फिर सीधा आप क्रिया को देख करके, अगर आपको इधर भी स्वरूप याद है लंग लकार के, पहली बात तो होनी चाहिए स्वरूप याद होंगे तभी तो आप बदल पाएंगे। तो आपको स्वरूप याद है ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, तो अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण, इस प्रकार से। तो अरक्षत कहाँ से आ रहा है? प्रथम पुरुष के एक वचन से, तो यहाँ पे भी लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन ही लेकर के आना है। फिर है उदय सिंह वीरः आसीत, उदय सिंह वीर था। अब था के लिए आसीत लगाया, तो है के लिए अस्ति, वैसे ही याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि आसीत का मतलब था अर्थात भूतकाल में, और हम अस्ति किस में लगाते हैं? है, जो वर्तमान में चीज है, तो हम कह देंगे उदय सिंह वीरः
अस्ति यानी है। अहम ततः सर्वम अपश्यम, अब अहम की बात आ गई यानी उत्तम पुरुष एकवचन की बात हुई है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष एकवचन का, अब यहाँ पे पश्य धातु है, पश्य अर्थात देखना, पश्य धातु है तो हम क्या बना देंगे, पश्यामि। फिर है बनवीरः कुतंत्रम अकरोत्, बनवीर ने षड्यंत्र किया। अब बनवीर क्या है, प्रथम पुरुष का एकवचन। अकरोत यहाँ पे क्री के लिए मैंने आपको बोला था, क्री के रूप थोड़ा सा अलग तरीके से चलते हैं, तो उसको आप अलग से याद कर लें। जब आप याद करेंगे तो आपके समक्ष आ जाएगा करोति, प्रथम पुरुष का एकवचन। फिर है त्वं शयन स्थानम अगच्छः, तो यहाँ पे अगच्छः क्या है, तुम के जगह आया है, कहने का मतलब तुम के लिए आया, सॉरी तुम की जगह नहीं, तुम के लिए आया, अर्थात मध्यम पुरुष एकवचन की बात हुई है। तो यहाँ जब गच्छ धातु का मध्यम पुरुष एकवचन लगाएंगे तो क्या बनेगा, गच्छसी, पटसी जैसे बनाते हैं, ठीक है। ते कथाम अपठन, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आपके प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्रथम पुरुष का बहुवचन पठंती, और क्या बन जाएगा, ते कथाम पठंती। तो इस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर लेंगे। इसी के साथ आपके इस अध्याय के अभ्यास कार्य भी यहाँ समाप्त होते हैं और आपकी इस पुस्तक के अध्याय भी यहाँ समाप्त होते हैं। किंतु आपके इस अध्यायों के पश्चात परिशिष्ट के जो भाग दिए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उनमें कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां दी गई हैं उनको समझाने का प्रयत्न रहेगा। कुछ टिपिकल जो टेक्निकल वर्ड्स दिए हैं जो संस्कृत में बहुत आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, बहुत तकनीकी शब्द है संस्कृत भाषा के, तो उनका अर्थ भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ उस जो परिशिष्ट भाग में है कुछ एरर्स हैं, चाहे हम उन्हें टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं या किसी प्रकार से भी त्रुटि रह गई है, तो वो त्रुटि भी दूर करवाने का प्रयास रहेगा। तो जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके परिशिष्ट भाग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।